मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्टे-कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली-पतली। उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहाग रात का टाइम आया, वो पांचों बारी-बारी से मेरे साथ सुहाग रात मनाने लगे। उसके बाद जो हुआ, उससे तो मेरी रूह कांप गई। दरअसल मैं एक ऐसे परिवार और समाज में पैदा हुई, जहाँ पर घर के सभी भाइयों की सिर्फ एक ही दुल्हन होती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और चाचा जी की पत्नी थी। मैं 12 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 6 भाई थे। घर में शादी का माहौल था, क्योंकि मेरे 6 भाइयों की शादी थी। भाभी सिर्फ एक। उस समय मुझे इन सब की खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी कि ऐसी भी कोई परंपरा होती है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 6 भाभियां आएंगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था, तो मेरे भाभियों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई है, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 5 भाभियां कहाँ हैं। खैर, मैं इन सब को भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत होती तो वो सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहाँ गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 4 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की की शादी है, तो फिर दूल्हे 4 कैसे हैं। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा, तो मैंने माँ से पूछ लिया कि माँ, आखिर ये क्या है। एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की एक प्रथा है, जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है, वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, अब जैसे भी हो, यह सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत पर निर्भर करता है कि उसके ससुराल में ज़्यादा भाई ना हो। मेरी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई, तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बात चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता दिखाना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सब को कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी। तभी मेरे सबसे बड़े भैया आए और कहने लगे कि शीतल का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है और जमीन जायदाद भी अच्छी खासी है। लड़की 5 भाई है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार इस समाज को कोस रही थी कि आखिर यह प्रथा किसने और क्यों बनाई है। हम लड़कियों का ख्याल ज़रा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किए, किसी भी तरह ये शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में भी यही लिखा हुआ था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो यह सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तो तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतज़ार रहता है। लेकिन इस दिन को मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, न कि 5 का। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात के स्वागत की तैयारी में। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में भी बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ यह चिंता सताई जा रही थी कि आखिर कैसे होगा सब कुछ। फिर मेरी इसी सोच में डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों के शोर ने बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजा के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहाँ 5 दूल्हे बैठे थे। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी।
तभी उन पांचों ने बारी बारी से मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहना दिया। फिर फेरों के लिए उन पांचों के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाए। फिर हम 6 की शादी संपन्न हुई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और माँ थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब से उन पांचों के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सबकी हमेशा लाज रखना। उनकी ये सब बातें मुझे अंदर से झंझोर रही थी। मैं चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरे ही चर्चे कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफों का मुझ पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजा और खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे वहां बैठा दिया गया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहाग रात मनाई और चले गए। मैं दर्द से करहा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया। उसने भी मेरे साथ सुहाग रात मनाई। ऐसे करते करते मेरे पांचों पति ने मेरे साथ सुहाग रात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के काम में लगा दिया गया। रात भर का दर्द मुझे काम करने में अड़चन पैदा कर रहा था, लेकिन मैं आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वो लोग मेरे जिस्म को नोचते और दिन में घर का काम मेरी हालात ख़राब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पियर ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी। लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी शीतल बहुत कमज़ोर है, वह एक साथ 5 लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे पांचों पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है, और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती है। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोजाना सिर्फ एक ही पति मुझसे संबंध बनाता था। लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वो मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ़ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक न होती तो मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपना मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे थे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बड़े भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक न चलती थी। आखिर उनकी पत्नी थी। मैं एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझसे कहा कि तुम सुरेश यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह से प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और बहुत दर्द भरा संबंध बनाया। मैं दर्द से करहाती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की। इस तरह से उनकी तरह मेरे बाकी पतियों को भी मेरा सुरेश के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता। वो भी मुझे मारपीट का शिकार बनाने लगते। सुरेश को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारे करते भी क्या। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरी भतीजी हुई है, तो मुझे वहाँ बुलाया गया है। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें सुरेश छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात सुरेश की बारी थी। मेरे कमरे में आने की रात होते ही सुरेश मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर खुद को उनके हवाले करने लगी। सुरेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुरेश कहने लगे कि देखो शीतल, मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ़ देखी नहीं जाती है, और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा से सिर्फ एक पति का ही सपना देखा है, और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों से अलग कर दिया। तभी सुरेश ने मुझे कहा कि अब हम ऐसा नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे।
अपनी अलग दुनिया में इन सब से दूर सुरेश की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जगी कि शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए सुरेश के साथ निकल पड़ी। तभी सुरेश के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो सुरेश को वहाँ जाना पड़ा। तभी सुरेश ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस पर बैठा दिया और ख़ुद अपने दोस्त के पास चले गए। ये सभी प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ, मैं हॉस्पिटल से घर आया। तभी अचानक मेरे पिताजी के पास शीतल के पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज शीतल को भेजा क्यों नहीं। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं, शीतल को तो सुबह ही बस में बैठा दिया गया था। फिर पिताजी ने मुझे कमरे से बाहर बुलाया और सबके सामने कहा कि शीतल अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बिठाया था। तभी मैंने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बैठा कर आया था। अब मैं भी बहुत घबरा गया कि आखिर शीतल गई कहाँ। शीतल के मायके वाले भी आ गए थे। दूसरा दिन हो गया था लेकिन अभी तक शीतल के बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा मैं दुखी था कि आखिर शीतल गई कहाँ। 2 दिन बाद वह मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई थी। शीतल की कोई खबर न लगने पर शीतल के घर वालों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी शीतल की लाश उन्हें सड़क के किनारे पर मिली। पत्थर से वार किया हुआ था जिसकी वजह से शीतल की पूरी बॉडी कुचली हुई थी। सब लोगों ने शीतल की बॉडी उसके कपड़ों और हाथ पर बने टैटू से पहचान ली और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था कि आखिर शीतल को मारा किसने। जब शीतल गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने इसे लूटकर मारने का इरादा समझा। उस दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे, लेकिन शीतल को भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं शीतल की याद में दिन रात रोता रहता। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मुझे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर की पिछली तरफ गया जहाँ पर से आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरे पिताजी ज़मीन को खोदकर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने ज़मीन से एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। मैं देखकर चकरा गया जब मैंने देखा कि वो वही गहने थे जो उस दिन शीतल पहनकर घर से गई थी। मुझे अब सारा माजरा समझ में आ गया था, लेकिन मैं यह सोचकर दुखी भी हो रहा था कि मेरे पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने दूसरे दिन पुलिस को बुलाया और सारी बातें कह डाली। मेरे पिताजी मुझे गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के खौफ से उन्होंने सब कुछ उगल दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सुरेश और शीतल की सारी बातें सुन ली थी कि ये लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे। तभी मैंने मेरे बाकी 4 बेटों को क्या होगा यह सोचा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी। इसी डर से शीतल का पीछा करने लगा और कुछ आदमियों की मदद से शीतल को मरवा दिया ताकि वह सुरेश के साथ भाग न पाए। और मैंने गहने निकाल दिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच गए। पुलिस अब शीतल के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। सुरेश की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। यह कैसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है और अगर वह खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। सुरेश अब अपनी पूरी ज़िंदगी शीतल की यादों को समर्पित कर चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।